हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेस थ्योरम और उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक जो है आपके ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं कि रैंडम वेरिएबल का डिफाइन क्या कर रखा है इन लोगों ने, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन कहा है द रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड, a random variable is a real valued function, a real valued function whose domain is the sample space of a random experiment। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन आपका क्या दिया हुआ है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। कह रहा है जो रैंडम वेरिएबल है वो है क्या, इट इज नथिंग बट अ रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये जो भी रैंडम वेरिएबल है ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। फंक्शन क्या होता था आपका कि भाई यहां पे जो भी चीजें हैं उसका सिर्फ एक ही इमेज होगा, राइट। अगर ये कोई एलिमेंट है तो उसका एक एलिमेंट, इसका एक इमेज होगा, दूसरा एलिमेंट है उसका भी एक ही इमेज होगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल इज नथिंग बट अ रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है ना, तो ये तो मैंने फंक्शन समझाने के लिए आपको बताया था। whose domain is, अब अगर फंक्शन है तो फंक्शन का क्या होगा कि उसके इनपुट आप क्या डालोगे, तो यानी कि रैंडम वेरिएबल का डोमेन क्या क्या हो सकता है, यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। डोमेन मतलब क्या क्या इनपुट ले सकता है या क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। तो रैंडम वेरिएबल जो है उसका डोमेन क्या होगा, सैंपल स्पेस। ठीक है ना, तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए मैंने दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को अगर टॉस किया तो पॉसिबल मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट। ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, राइट, और उसका सैंपल स्पेस क्या आ गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो जो भी रैंडम वेरिएबल होगा वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा और उसका डोमेन क्या होगा, मतलब अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल है वो क्या क्या वैल्यूज क्या क्या ले सकता है। तो रैंडम वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले सकता है वो इनमें से कोई भी एक होंगे। ठीक है, हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल में मेरा हेड हेड एंड हेड टेल आ जाए, वो डिपेंड करता है कि रैंडम वेरिएबल क्या है। ठीक है ना, और अच्छे से भी समझेंगे। अब उसके बाद कि भाई वेरिएबल, जब भी रैंडम वेरिएबल आप सुन रहे हो तो दिमाग में दो चीजें आती हैं कि भाई रैंडम क्यों कह रहे हैं और वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है। ठीक है ना, कि रैंडम वेरिएबल जो है ये वेरिएबल क्यों है और रैंडम क्यों है। अच्छा, सपोज कीजिए कि जब भी हम टॉसिंग ऑफ कॉइन होता है, ठीक है, अगर टॉसिंग ऑफ कॉइन हो रहा है और सपोज कीजिए कि 50 कॉइन्स जो है वो 50 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो जनरली क्या होता है, हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं क्या कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं या नंबर ऑफ टेल्स कितने आए हैं, है ना। वैल्यूज पे हमारा ज्यादा फोकस होता है, राइट, कि भाई 50 बार अगर आपने कॉइन टॉस किया तो कितने बार एक हेड और एक टेल आया, या फिर मिनिमम एटलीस्ट एक हेड आया हो, ऐसे कितने कितने उसमें से एलिमेंट्स, कितने आउटकम्स थे, राइट। तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स होता है उसमें हमारा ध्यान हमेशा एक रियल वैल्यू नंबर पे जाता है कि 50 बार अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो हेड कितने बार आया, तो कितने बार आया, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब कोई ना कोई एक रियल वैल्यू होगी, राइट, कि भाई 50 बार में से 30 बार मान लो हेड आया। ठीक है ना, तो उस टाइप से अगर मान लो अगर मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो अगर मान लो कि 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 बार डाइस को थ्रो कर रहा हूं तो जनरली दिमाग कहां पे होता है, बहुत सारे आपने जो इवेंट देखे होंगे तो कैसे थे कि भाई सम ऑफ नंबर इज 10,
इस टाइप से होता था, राइट। तो क्या हो गया, जनरली जब भी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया तो उसका एक सैंपल स्पेस यानी कि पॉसिबल आउटकम्स होता है, लेकिन उस पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स में हमारा ध्यान होता है जिसको हम इवेंट कहते थे, ठीक है ना। और उस इवेंट में भी जो भी आंसर आ रहा है उसमें हम एसोसिएट करते हैं उस इवेंट को किसी ना किसी नंबर से। जैसे कि अगर आपने डाइस को थ्रो किया तो हमारा जनरली होता है कि भाई 7 कितने बार आ गया, एक भी बार नहीं आया मान लो, या फिर 3 कितने टाइम्स आ गया, या फिर अगर 2 बार डाइस को थ्रो किया है तो सम ऑफ द नंबर 4 जो आया है वो कितने कितने इवेंट्स का आया है, राइट। तो हमेशा जनरली फोकस हमारा इस चीज पे होता है, ठीक है। तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आते हैं उस आउटकम्स को हम एसोसिएट करते हैं किसी ना किसी एक रियल नंबर से, ठीक है। तो इसीलिए, और क्योंकि आउटकम जो है वो कुछ भी हो सकता है, अगर मैंने डाइस को थ्रो किया तो हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रैंडम किस लिए, क्योंकि आप एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्यों, वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसका जो भी आउटकम आएगा वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं कभी जब डाइस 2 बार थ्रो कर रहा हूं तो मैं ये बात कहूं कि भाई सम ऑफ द नंबर इज 10, या फिर कभी मैं बोल सकता हूं कि नहीं सम ऑफ नंबर इज 3। इसके लिए क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो उस चीज से, वहां से जो आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल आ रहा है। तो रैंडम वेरिएबल चीज क्या थी एग्जैक्टली, क्यों रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है, जो चीज जिसकी वैल्यू वेरी करे, ठीक। और क्योंकि और वेरिएबल है, और क्या चीज है ये रैंडम वेरिएबल है क्या, तो ये क्या है, आउटकम्स को हमने कुछ ना कुछ नंबर डिसाइड कर दिया है, कुछ ना कुछ नंबर हमने असाइन कर दिया है, एक रियल नंबर, तो उसको हम रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं। डेफिनेशन वाइज अगर जाओगे तो इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन जिसका डोमेन जो होगा वो सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ठीक है। और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई हम रैंडम वेरिएबल से क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने कॉइन को 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। आप अज्यूम कीजिए 2 कॉइन अगर टॉस हुए तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा मेरा, ये मेरा बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ठीक है। 2 कॉइन को मैंने टॉस किया, सैंपल स्पेस मेरा ये आ गया, ठीक। तो मैं रैंडम वेरिएबल किसको कह रहा हूं, तो रैंडम वेरिएबल इसको हम डिनोट जो करते हैं, जैसे सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से करते हैं, वैसे ही रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, पहली बात, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं रैंडम वेरिएबल क्या है। तो रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन कर लिया, मान लो नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसका पॉसिबल जो भी आउटकम्स हो सकते हैं तो सैंपल स्पेस बनाया, फिर मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिया और वो रैंडम वेरिएबल क्या लिया, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स, तो एक्स क्या है, एक्स आपका हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल नहीं है, एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। या तो हो सकता है कि भाई 0 हेड है, मैंने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन क्या किया था, मैंने आपको डिफाइन किया कि x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है और वो है क्या, नंबर ऑफ हेड्स है। तो इस सैंपल स्पेस में से, और x जब भी रैंडम वेरिएबल की बात करें तो वो है क्या, रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी वैल्यूज या डोमेन आप क्या ले सकते हो, सैंपल स्पेस में से कुछ भी ले सकते हो। तो यहां पे डिफाइन क्या किया, नंबर ऑफ हेड्स। तो x क्या हो सकता है, या तो नंबर ऑफ हेड इस सैंपल स्पेस में 0, राइट, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ हेड्स 1 है, या तो मेरा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, मतलब कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 है इसका मतलब एक हेड आया है, या फिर हो सकता है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो, इसका मतलब क्या है कि यहां पे 2 हेड आने चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल क्या किया, जब भी आप रैंडम वेरिएबल कह रहे हो तो आप क्या कह रहे हो, एक रियल वैल्यू को आप असाइन कर रहे हो, यानी कि रैंडम वेरिएबल का जो आंसर आएगा, या फिर ऐसे कह लें कि जो रेंज आएगा, भाई रैंडम वेरिएबल को हमने शुरू में बोल दिया कि एक फंक्शन है,
अगर फंक्शन है तो उसमें कुछ ना कुछ इनपुट डालोगे, वो इनपुट क्या होता है, वो इनपुट आपका सैंपल स्पेस में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इस रियल मतलब रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 के लिए इसका डोमेन क्या होता, 0 किसको देख के आप कह रहे हो, 0 कह रहे हो जब आप टेल को ले रहे हो, राइट। तो फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 टेल इज द डोमेन, राइट, जिसको आप देख के बता पा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर डोमेन आपका वन ऑफ द आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस है तो इस रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, यानी आउटपुट क्या है, वो आपका एक रियल वैल्यूड नंबर है, ठीक है, और वो आप यहां से देख के बता रहे हो। जैसे कि अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसके अगेंस्ट में क्या क्या होगा मेरा, इसके अगेंस्ट में क्या क्या होगा, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे इसके, 1 के लिए मतलब कि नंबर ऑफ हेड 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब आप हेड टेल लो या फिर टेल हेड लो। तो फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 के लिए डोमेन क्या था, क्या क्या वैल्यूज को देख के आप बता पा रहे थे, हेड टेल एंड टेल हेड, राइट। और सेम केस अगर x इज इक्वल टू 2 है, अगर रैंडम वेरिएबल 2 आ रहा है वैल्यू, तो वो किसको देख के बता पा रहे हो, वो आप हेड हेड को देख के बता पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो चीजें ले रहे हैं हम, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये रैंडम वेरिएबल का डोमेन है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यूज रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, या फिर बोले कि रैंडम वेरिएबल का रेंज है, ठीक है। आई होप आपको रैंडम वेरिएबल क्या चीज होती है उसके बारे में समझ में आया होगा। मोटा मोटी तौर पे अगर समझें तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है, और वो फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या है, डोमेन किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो भी सैंपल स्पेस है पूरा का पूरा, दैट इज द डोमेन। एंड रेंज क्या होगा उस फंक्शन का, उस फंक्शन का रेंज कोई भी रियल वैल्यूड नंबर आएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहां पे अगर मैंने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया था नंबर ऑफ हेड्स, तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी रैंडम वेरिएबल, 0 या फिर 1 या फिर 2, ओके। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड हम कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं जो तुम्हारी बुक में है, जिस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में बेसिकली रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना, थोड़ा सा ज्यादा और क्लैरिटी आएगा, ओके। ये जो भी कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कि मतलब जब आप डेफिनेशन वाइज जाते हो, कंसेप्चुअली कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट की जो बात होती है कि भाई रैंडम वेरिएबल चीज क्या है। एक होता है कि हमने ऐसे रट्टा मार लिया कि क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट है और इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बता दो या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो, ठीक है ना। वो एक अलग चीज हो गई, बट एग्जैक्टली रैंडम वेरिएबल क्या है, क्यों उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोला गया, अगर फंक्शन है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है ना, वो मैंने समझाया था आपको। तो इस पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बुक में है आपका। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 22। क्या कह रहा है एग्जाम्पल 22 में, वो देख लेते हैं पहले। ये कह रहा है अ पर्सन प्लेज अ गेम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस, ठीक है। तो यानी कि क्या हो रहा है, कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ठीक है ना, 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। फॉर ईच हेड, हर एक हेड के लिए, ही इज गिवन ₹2। अगर एक हेड आता है तो उसे 2 रुपया दिया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द गेम, ठीक है ना। अगर हेड आता है तो 2 रुपए मिलता है, अगर 2 रुपए मिल रहा है तो उसको मैं पॉजिटिव मान ले रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपको मिल रहा है, ठीक है ना। पर्सन इज गेटिंग द मनी, पॉजिटिव उसके लिए शो किया, ठीक। और क्या हो रहा है, एंड फॉर ईच टेल ही हैज टू गिव ₹1.50 टू द ऑर्गेनाइजर। हेड आया है तो 2 रुपए आपको मिलेगा जिसने जिसने कॉइन को टॉस किया है, लेकिन अगर टेल आता है तो आपको 1.5 रुपए वापस देना है, 1.50 रुपीज लौटाना है। अगर लौटाना है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं माइनस साइन के साथ इसको डिनोट कर रहा हूं। माइनस साइन का मतलब हो गया person has to pay the money to the organizer, करेक्ट, ठीक है ना।
कॉइन को 3 बार टॉस करना है, अगर हेड आता है तो आपको 2 रुपए मिलेगा, अगर टेल आता है तो 1.5 रुपए आपसे ले लिया जाएगा या आपको देना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं लेट एक्स डिनोट द अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। अगेन एक्स की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या है, रैंडम वेरिएबल है। कैपिटल एक्स से रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया होगा। यहां पे क्या डिफाइन कर रखा है, एक्स डिनोट अमाउंट गेन्ड, या तो अमाउंट उसे गेन हुआ है, और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक है ना, एक्स जो है अमाउंट गेन्ड है या फिर अमाउंट लॉस्ट है आपका। शो दैट, अब आपको यहां पे प्रूफ करना है एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल। यहां पे प्रूफ करना है कि एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये चीज आपको प्रूव करना है, करेक्ट। एंड एग्जिबिट इट्स फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद ये, क्योंकि रैंडम, अगर ये रैंडम वेरिएबल आपने प्रूव कर दिया, इसका मतलब आपने फंक्शन प्रूव कर दिया, और अगर फंक्शन प्रूव कर दिया तो उसका सैंपल स्पेस बताना है, एग्जिबिट एज अ फंक्शन, ठीक है ना, सैंपल स्पेस बताना है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैंपल स्पेस पे आते हैं। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन को 3 बार टॉस करना है। ठीक, अगर कॉइन को 3 बार टॉस करना है तो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, हेड हेड हेड। कैसे बनाते हैं, 4 बार आपने हेड लिख लिया और 4 बार आपने टेल लिख लिया, क्योंकि जब 3 बार थ्रो कर रहे हो आप कॉइन को तो 2 टू द पावर 3 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा, मैंने 4 बार हेड लिख लिया, 4 बार टेल लिखा, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर अगले कॉलम में 1 हेड 1 टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, राइट। और ये मेरा पूरा पूरा सैंपल स्पेस आ गया, हेड हेड टेल कॉमा हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल, राइट। ये मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया इस एक्सपेरिमेंट का। ओके, अब क्या कह रहा है, एक्स जो है आपका, एक्स है अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। तो जो भी आपका सैंपल स्पेस है, मान लो एक्स ऑफ एच एच एच, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है, एक्स को मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक रैंडम वेरिएबल है, राइट। यहां पे आपको एजम्पशन मानना पड़ेगा कि सपोज कीजिए कि एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स अगर रैंडम वेरिएबल है मतलब एक्स आपका फंक्शन है। जब आपका फंक्शन होता है तो फंक्शन में क्या करते हो आप, एफ ऑफ एक्स लिखते हो, राइट। यहां पे एफ ऑफ एक्स लिखते हो तो एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, राइट। तो जैसे यहां पे एफ फंक्शन था तो यहां पे वो फंक्शन क्या हो गया, एक्स हो गया, रैंडम वेरिएबल। ठीक, यहां पे आप एक्स डोमेन डालते थे, और अगर मैंने इसे रैंडम वेरिएबल अज्यूम किया है तो इसके अंदर डोमेन क्या डालूंगा, सैंपल स्पेस में से कुछ भी, राइट। तो मैंने डाला एक्स ऑफ एच एच एच। ठीक, वो क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, आंसर क्या आएगा। तो किस तरीके से एक्स को डिफाइन किया था, अमाउंट गेन्ड और लॉस्ट बाय द पर्सन। ठीक, तो एक्स में जब एच 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 डाला, यानी तीनों बार हेड आया है, अगर तीनों बार हेड आया, हेड आने पे क्या हो रहा है, 2 रुपए मिल रहे हैं, और एक्स क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, अमाउंट आएगा। तो अगर तीनों बार हेड आए हैं तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 रुपीज, राइट। एक्स ऑफ एच 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 कैसे आएगा, 3 इंटू 2, है ना, क्योंकि 3 हेड आए हैं, इस हेड पे भी 2 रुपए, इस हेड पे भी 2 रुपए, इस हेड पे भी 2 रुपए, तो कितने रुपए मिल गए उसे, 6 रुपए। और ये प्लस का 6 आएगा क्योंकि गेन हो रहा है, करेक्ट। अगला देखते हैं, एक्स ऑफ हेड हेड टेल कितना आएगा, इस पर्टिकुलर आउटकम के बारे में देख रहे हैं। अगर ये आउटकम डालते हैं हम इनपुट तो क्या होगा, तो आपका क्या होगा, 2 तो हेड आ रहा है तो 2 इंटू में 2, राइट, प्लस एक तो टेल आ रहा है, और टेल आने पे तो पैसा कटेगा, यानी आपको वापस देना है, तो यानी कि 1 इंटू में माइनस 1.50, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1.50, दैट मीन्स 2.50, करेक्ट। तो एक्स ऑफ एच एच टी कितना आ गया, 2.50 आ गया। एक्स ऑफ एच 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 ये आपका 6 आ गया था। इस तरीके से ही आप हर एक जो भी आपका एलिमेंट है सैंपल स्पेस में
उसके लिए रैंडम एक्स ऑफ दैट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, जैसे मैं अगला निकाल रहा हूं एक्स ऑफ एच टी एच में भी दो हेड है, तो दो हेड है तो 2 इंटू टू माइनस एक टेल है तो माइनस 1.50, ये आ गया 4 माइनस 1.5 कितना आ गया, ये आ गया 2.5। अगेन एक्स ऑफ एच टी टी निकालना है मेरे को। एच टी टी कितना आएगा, एक हेड आया है तो 1 इंटू टू माइनस दो टेल आ गए, तो अगर दो टेल आ गया तो 2 इंटू 1.5 माइनस कर रहे हैं 2 माइनस 3 यानी कि आ गया -1, राइट। बाकी और वैल्यूज के लिए निकाल लेते हैं। एच टी टी निकल गया। अब हमारा है एक्स टी एच एच, ये क्या होगा, दो हेड है अगेन 2 इंटू टू माइनस एक टेल आया तो 1.50, तो आ गया 4 माइनस 1.5, तो ये आप आ गया 2.50। फिर x ऑफ एच टी टी निकल गया, टी एच एच निकल गया, टी एच टी क्या आ जाएगा, एक हेड है तो 1 इंटू टू माइनस 2 इंटू 1.50 यानी कि 2 माइनस 3 यानी कि -1। देन x ऑफ टी एच टी निकल गया, टी टी एच ये क्या आ जाएगा, एक हेड है तो 1 इंटू टू माइनस दो टेल है तो 2 इंटू 1.5 माइनस का, तो आ गया 2 माइनस 3 दैट इज -1, राइट। और लास्ट वाले चीज निकाल लिया x ऑफ टी टी टी, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में -1.50 तो आ गया -4.50, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने अज्यूम कि x तो हमें फंक्शन दे रखा है, जो भी है स्टेटमेंट दे रखी है कि x क्या आएगा, अमाउंट गेन्ड और लॉस। तो जहां पे भी पॉजिटिव में आ रहा है वहां पे अमाउंट गेन्ड है और जहां पे भी नेगेटिव में आ रहा है वहां पे अमाउंट लॉस्ट है, करेक्ट। तो अब उसके बाद मैंने इसको रैंडम वेरिएबल प्रूव करना है अभी, तो मैंने पहले मान लिया था कि रैंडम वेरिएबल है। अच्छा, रैंडम वेरिएबल जो भी है मान लिया, तो अब मेरे पास वैल्यूज आ गई सारी की सारी। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा। तो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू आ गई 6, एक वैल्यू आ गई 2.5, एक मेरा आ गया -1, एक आ गया 2.5, ये भी 2.5, दिस इज -1 एंड दिस इज -4.5। तो आपने एक चीज ध्यान दी, अगर मेरे को रैंडम वेरिएबल प्रूफ करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि x अगर रैंडम वेरिएबल है इसका मतलब x फंक्शन है, करेक्ट। और अगर x फंक्शन है तो फंक्शन को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन भैया एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइन होता है। पहले सेट में क्या होते हैं, जितने भी आप इनपुट डालते हो जो डोमेन होता है आपका, है ना, इसके अंदर, तो डोमेन मैंने क्या क्या डाला, डोमेन मेरा क्या क्या है एच एच एच, और क्या डोमेन है मेरा एच एच टी, देन एच टी एच, देन एच टी टी, उसके बाद टी एच एच, फिर टी एच टी, देन टी टी एच एंड देन टी टी टी। इसको मैं थोड़ा सा मिटा के ये बड़ा बना लेता हूं, करेक्ट। और यहां पे मेरी मैपिंग होनी है, तो मैपिंग जिसमें मेरी होनी है देख लेता हूं। मेरे वैल्यूज क्या क्या है, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं 6, देन 2.5, उसके बाद इसका भी 2.5 तो सेम हो गया, देन -1, देन 2.5 सेम हो गया, देन -1 सेम हो गया, ये भी -1 सेम है, ये -4.50, -4.50, ठीक है ना। एच 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 ये किससे मैप हुआ है, 6 से मैप हुआ है। अगर फंक्शन होता है तो क्या होता है, जो भी ये एलिमेंट अगर 6 से मैप हो गया तो ये किसी और से मैप नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एच एच टी के बाद वैल्यू क्या आई एच एच टी पे, एच एच टी पे आई 2.5, तो ये रहा, तो ये इससे मैप हो गया। इसके अलावा एच 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 और किसी से मैप नहीं हो रहा। एच एच टी 2.5 से मैप हो गया, इसके अलावा एच एच टी और किसी से मैप नहीं हो रहा है, करेक्ट। देन एच टी एच किससे हो रहा है 2.5 से, तो एच टी एच 2.5 से हो रहा है, उसके अलावा एच टी एच किसी और से मैप नहीं हो रहा। फिर एच टी टी -1 से मैप हो रहा है, उसके बाद टी एच एच 2.5 से मैच हो रहा है, देन टी एच टी -1 ये इससे मैप हो रहा है, उसके बाद टी टी एच भी -1 तो ये भी इससे मैप हो रहा है, एंड देन टी 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 -4.5, करेक्ट। तो हमने एक मैपिंग बना ली, राइट। अब भाई जब आप कह रहे हो कि x जो है आपका वो रैंडम वेरिएबल है, अगर ये मेरे को प्रूफ करना है रैंडम वेरिएबल,
तो इसका मतलब तो मेरे को फंक्शन प्रूव करना है, क्योंकि डेफिनेशन में ही है कि रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन, करेक्ट। और अगर फंक्शन प्रूव करना है, इसका मतलब फंक्शन में क्या होता है कि जितना भी आपका पहले वाले सेट में, यानी कि जितने भी डोमेन होते हैं, जितने भी इनपुट होते हैं, उसका मैपिंग सिर्फ एक से होना चाहिए। तो सबकी मैपिंग जो है वो एक ही मैपिंग है उनकी, HHH की भी एक ही है, HHT, HTH, HTT, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स है सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मैपिंग है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है इसका मतलब therefore x is a function, therefore it is a random variable। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज आपकी रैंडम वेरिएबल है, करेक्ट। तो ये आपका रैंडम वेरिएबल प्रूव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी x की वैल्यूज है बेसिकली वो एक यूनिक वैल्यू ले रहा है। यहां पे मैं a से b में डिफाइंड हो रहा है, x को डिफाइंड कर रहे हो आप एक तरीके से, a को मान लो डोमेन और b को कोडोमेन मान सकते हो, ठीक है ना। तो ये जितने भी x की जितने भी वैल्यूज हैं, आप ये चीज लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो यहां पे कि x takes a unique value। जो भी x में है, x के अंदर जो भी डोमेन डाल रहे हो वो सारी सारी यूनिक वैल्यू ले रहे हैं, therefore it is a random variable। ओके, तो इस वजह से ये रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। तो पहला पार्ट तो हमने बता दिया था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या कह रहा था, एग्जिबिट एज अ फंक्शन ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो हमने बता दिया कि x जो है आपका ये रैंडम वेरिएबल है, यानी कि फंक्शन है जिसका डोमेन आपका ये है। और लिख दो, एक चीज और लिखनी है आपको खाली इसमें, ये तो आपने यहां पे बोल दिया इट इज रैंडम वेरिएबल। नाउ x हैज रेंज इक्वल टू 6, 2.5, -1 एंड -4.50, बस, ठीक है ना। तो यही चीज आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, -1 पहले लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है -1, 2.50, -4.5 एंड 6, 0 एंड 6, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूव हो गया बेसिकली कि ये x जो आपको दे रखा था वो एक रैंडम वेरिएबल है, और उसका आपने डोमेन और रेंज के बारे में भी बता दिया, करेक्ट, ठीक है। तो अब हम जो है इसके अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको लगा होगा इससे कि भाई किस तरीके की चीजें आ रही हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, एग्जैक्टली चाह क्या रहा है वो, रैंडम वेरिएबल क्यों पढ़ा है उसने, तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है। एक बार जब आप समझ जाओगे उसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है रैंडम वेरिएबल के वो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। बेसिकली जब 2-4 टाइप के आप क्वेश्चन बना लोगे, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चला गया मैं, एग्जैक्टली उसके ओरिजिन पे चला गया कि भाई रैंडम वेरिएबल क्या है, वो फंक्शन है, फिर फंक्शन कैसे है, फिर डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को लगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। हाँ ठीक है, जिसको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई ये रैंडम वेरिएबल है, क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। बट जिसको ये है कि नहीं मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आया किस तरीके से, स्पेशली उनके लिए मैंने ये चीज बताई है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए रैंडम वेरिएबल है तो क्यों है, कैसे है, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। बेसिकली एग्जांपल आपका 23 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। तो बेसिकली बैग में क्या है आपका, बैग में आपके पास 2 व्हाइट बॉल हैं और 1 रेड बॉल है, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल आपने निकाला, एंड देन पुट बैक इन द बॉक्स आफ्टर नोटिंग इट्स कलर। तो बैग में रखा है, एक बॉल निकाला, कलर नोट कर लिया और फिर दोबारा उसमें रख दिया। द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, यानी कि एक बॉल पहले निकाला था फिर दूसरा बॉल भी निकाला। अगर प्रोसेस रिपीट कर दिया है इसका मतलब कितनी बॉल्स निकाली गई हैं, 2 बॉल निकाली गई हैं, एंड बॉल को वापस रख दिया गया है, ठीक है ना। 2 बॉल निकाली गई हैं, पहले एक बॉल निकाली, कलर नोट किया, रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला, कलर नोट किया, फिर रख दिया, ठीक है ना। इफ x, तो रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपको, और रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर रखा है, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड
इन द टू ड्रॉज, ठीक है। तो डिस्क्राइब एक्स, एक्स को बताना है आपको कि क्या होगा एक्स, ठीक है ना। एक्स की वैल्यूज क्या होगी, डिस्क्राइब एक्स बेसिकली मतलब कि एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। एक्स क्या बता रहा है, एक्स है नंबर ऑफ रेड बॉल्स रिकॉर्डेड इन द टू ड्रॉज, दो बार जो ड्रॉ किया आपने उसमें कितने बार रेड बॉल्स कितने हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहला काम तो है सैंपल स्पेस बना ले, करेक्ट। जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट दे दिया, रैंडम वेरिएबल बता दिया, तो अगला काम क्या है, आपको सैंपल स्पेस बनाना है इसमें, ठीक है। तो दो बॉल निकाली है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक बॉल निकाली फिर दूसरी बॉल निकाली, एक बॉल निकाली रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली रख दिया, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो दो बॉल निकाली, अगर दो व्हाइट बॉल है तो मान लो होगा W1 W2, अगर दो व्हाइट बॉल हैं तो W1 W2 हो सकता है, और एक रेड बॉल है तो मैं उसको R से डिनोट कर ले रहा हूं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहले बार में दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स ही निकल जाए, हो सकता है, सॉरी W1 W1 हो सकता है दोनों की दोनों व्हाइट बॉल्स निकल जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों की दोनों दूसरी वाली व्हाइट बॉल निकल जाए, ठीक। फिर क्या हो सकता है कि दोनों की दोनों बार में रेड बॉल ही निकल जाए, पहला भी रेड निकला दूसरा भी रेड निकला, ये भी पॉसिबल हो सकता है। देन क्या हो सकता है कि पहला तो W1 निकला, व्हाइट निकला, उसके साथ रेड निकल गया, ठीक है। या फिर हो सकता है कि W2 के साथ रेड निकल गया, करेक्ट। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो पहला W1 निकला और दूसरा W2 निकल गया, ये भी हो सकता है। फिर और क्या हो सकता है कि पहला रेड निकल गया लेकिन दूसरा W1 निकल गया, और क्या हो सकता है कि पहला रेड निकला और दूसरा W2 निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। दो बॉल निकाल रहे हो ना, दो बॉल अगर आप निकाल रहे हो और पॉसिबल में से कितने हैं, तो दो बॉल जब निकाला तो हो सकता है कि पहला बॉल निकाला W1, दूसरा भी W1 हो गया, या फिर हो सकता है कि W2 निकला और अगला भी W2 निकल गया, या फिर पहला रेड दूसरा भी रेड, या फिर पहला W1 तो हो सकता है रेड निकल जाए, या पहला W2 तो हो सकता है रेड निकल जाए, या पहला W1 तो दूसरा W2 निकल जाए, या फिर पहला रेड निकला तो W1, रेड निकला तो W2, और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है इसमें। ये भी हो सकता है कि पहला तो W2 निकल जाए और दूसरा W1 निकले, राइट। ये छूट गया था कि पहला तो W2 निकला दूसरा W1 निकल गया, और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके सैंपल स्पेस में सारे के सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको दिमाग लगा के लॉजिकली निकालना पड़ेगा, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई तीन पॉसिबल बॉल्स हैं, दो बॉल ऐसे W1 W2 और एक बॉल रेड है, तो इन तीनों में से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सैंपल स्पेस की, तो आपको ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं कि भैया डिस्क्राइब एक्स, कि एक्स क्या है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे क्या किया था, एक्स ऑफ W1 W2 निकाल लेते हैं। एक्स ऑफ W1 W2 का मतलब क्या हो गया कि भाई जब आपने फंक्शन लिया है ये और इसके अंदर इनपुट क्या डाल रहे हो W1 W2, आंसर क्या आएगा, तो एक्स को कैसे डिफाइन कर रखा है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अगर W1 W2 इनपुट डाल रहे हो, डोमेन है, तो एक्स क्या आएगा, इसमें कितने रेड बॉल्स हैं, 0, ठीक। एक्स ऑफ W2 W2 क्या हो रहा है, अगर दोनों व्हाइट निकले W2 W2 तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 0। एक्स ऑफ R अगर दोनों रेड निकली हैं तो x मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 2। देन x ऑफ W1R क्या होगा, एक रेड बॉल निकली है तो 1 हो गया। x ऑफ W2R कितना होगा, यहां पे भी एक ही रेड बॉल निकली है तो 1 हो गया। देन x ऑफ W1 W2 क्या हो जाएगा, यहां पे W1 W1 था, यहां पे दोनों के दोनों W1 W1 इसके लिए निकाल रहे थे, यहाँ पे W1 W1 था, यहाँ पे ये x ऑफ W1 W2 निकाल रहे हैं, तो दोनों व्हाइट निकलेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। फिर x ऑफ RW1 मतलब कि एक रेड है इसमें तो 1 आ जाएगा, और फिर x ऑफ RW2
2। ये इसमें कितनी रेड बॉल्स है? 1 रेड बॉल, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो आपको बताना था कि डिस्क्राइब एक्स, एक्स क्या होगा। हमने क्या किया, हमने जितने भी पॉसिबल सैंपल, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे उसको हमने डाल दिया एज ए इनपुट इस रैंडम वेरिएबल में, और फिर जो स्टेटमेंट दे रखा था उस हिसाब से हमने देखा कि भाई इसका आंसर क्या है। एक्स ऑफ W1 कहने का मतलब कि भाई जब दोनों व्हाइट बॉलें W1 निकली थी तो इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी, तो इसमें 0 थी, और इस हिसाब से हमने हर एक सैंपल स्पेस के लिए निकाल, हर एक आउट इसमें जो भी एलिमेंट है सैंपल स्पेस का उसके लिए निकाल लिया। ठीक है, तो तुम्हें यह समझ में आया होगा कि पॉसिबल वैल्यूज एक्स क्या क्या ले सकता है। तो एक्स जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, यानी कि जो रेंज आ सकती है वो क्या क्या आएगी, 0, 1 एंड 2। तो उसने बोला ना डिस्क्राइब एक्स, तो एक्स क्या होगा, 0, 1 एंड 2। अगर आप अपने बुक से मैच करोगे वो भी ये लिखा होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सेट में लिख दिया है, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि रेंज ऑफ एक्स क्या होगा। या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप लिखो कि एक्स कैन टेक वैल्यूज 0, 1। ठीक है ना, तो ये जो 2 एग्जांपल कराए हैं इसी के बेसिस पे आपके जो भी एक्सरसाइज अगला दे रखा है उसमें क्वेश्चन इसी टाइप से है, वो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, काफी इजी है कि जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रखा है वो समझना है, एक रैंडम वेरिएबल दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। इसके अलावा आपको जब क्वेश्चन शुरू करोगे तो सैंपल स्पेस आपको समझना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। फिर उसके बाद क्या करो, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके उन सबको यहाँ पे एक्स ऑफ दैट वैल्यू डालो, और जिस तरीके से एक्स को डिफाइन कर रखा है उस तरीके से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ठीक, जैसे यहाँ पे था कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो अगर मैंने ये इनपुट डाला तो इसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी थी, 0। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज वेरी करेगी। तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज हैं ये निकाल लो। उसके बाद यहाँ पे इसने ये नहीं कहा था कि इसको प्रूफ करो कि रैंडम वेरिएबल है। अगर प्रूफ करने को कहता तो आप बोलते थे कि भाई हर एक जितने भी एक्स में आप इनपुट डाल रहे हो वो उसका एक यूनिक आउटपुट आ रहा है, मतलब एक ही इमेज बना रहा है वो। ठीक है ना, अगर W1 है तो उसका इमेज 0 ही है, उसके अलावा और कोई इमेज नहीं है, तो वो आप कर सकते थे। और यहाँ पे बोला था डिस्क्राइब एक्स, तो एक्स की वैल्यूज रख दी कि भाई 0, 1, 2 ले सकता है। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे चले जाते हैं। इसका जो चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस साल के सिलेबस के लिए, बेसिकली जो आपका 2021 में जो मैथ्स का एग्जाम होगा सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है ना, तो उसमें जो अगला आपका जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, कि भाई रैंडम वेरिएबल का आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल के बारे में तो हम समझ गए, ठीक, कि रैंडम वेरिएबल एक एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं, और वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, वो रियल वैल्यूड फंक्शंस ले सकता है, रियल वैल्यूड नंबर्स ले सकता है, मतलब कैपिटल एक्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो एज्यूम कीजिए आप कि मान लो कि कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है कैपिटल एक्स। ठीक है, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि कैपिटल एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन, xn तक मान लेते हैं कि हो सकती है। कोई भी अगर सैंपल स्पेस है तो उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, है ना, कि मैं हो सकता है उस वाले सैंपल स्पेस में रैंडम वेरिएबल वैल्यू x1 है, जैसे अभी आया था ना 0, 1, 2 आया था, राइट, तो 0, 1, 2, x1, x2, x3 तक था, है ना, तो ये कहीं तक भी हो सकता है xn। और फिर उसके बाद एक मान लेते हैं p ऑफ x। जब भी आप P ऑफ कैपिटल X लिखते हो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, कि भाई इस कैपिटल X की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर रैंडम वेरिएबल x1 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, वो सपोज कर लेता हूं मैं स्मॉल p1। ठीक, अगर ये x2 वैल्यू आ रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मान लेते हैं p2, इसकी मान लेते हैं p3 एंड सो ऑन, ये मान लेते हैं कि इसकी pn। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, और यहां पे आपको 2 एजम्पशन बोल लो या प्रॉपर्टीज बोल लो, ये है क्या है, पहली चीज तो ये है कि जो भी pi है,
जो भी पी आई है, मतलब पी आई बोलूं मैं इसे या पी ऑफ एक्स बोलूं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई बोलूं, है ना, कि किसी भी x1 पे उसकी प्रोबेबिलिटी, जो किसी भी रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की, कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये जो भी रैंडम वेरिएबल है ये कहीं ना कहीं तो आपके एक्सपेरिमेंट में, कहीं ना कहीं सैंपल स्पेस में तो आया ही होता है, राइट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि वो अकर कर रहा है ना। मान लो अगर जैसे अभी था कि 0 1 2 वैल्यू आ रही थी x की, तो 0 एक ना एक बार तो आया ही था ना, तो उसकी कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी होगी ही। तो पी आई या पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आई जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, कि आप जितने भी प्रोबेबिलिटीज पी आई दे रखी हैं, जितने भी रैंडम वेरिएबल्स दे रखे हैं, अगर उन सब की प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर देते हो, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, है ना, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम करना, पी आई, जितने भी ये p1 p2 p3 से लेके pn तक है, अगर इन सब का मैंने सम कर दिया, सब का, जितने भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करते हो तो इट शुड बी 1। तो ये 1 आना चाहिए, सारे रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके 1 आना चाहिए, वेयर i इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक। ठीक है, तो ये आपको दो प्रॉपर्टी जो है वो एकदम याद रखना है। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या हो सकता है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, वो हम इससे आगे देखेंगे। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। तो यही चीज, तो ये जो आप बना लेते हो ना, ये जो इस टेबल टाइप की जो चीज बनाते हो, मैंने क्या किया है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो उसकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। तो मान लो अगर x1 x2 x3 से लेकर xn तक आ गई, तो आप इस तरीके से एक टेबल बनाते हो जहां पे कैपिटल X लिखते हो, कॉलन जो भी वैल्यूज आ सकती हैं पॉसिबल वो, और उसके बाद इसके नीचे लिखते हो, नीचे वाले रो में कैपिटल P ऑफ कैपिटल X, है ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ X है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ इसके नीचे लिखते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके नीचे, इस तरीके से जो ये टेबल बनता है इसको आप कहते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटीज का। ठीक है ना, तो यही आपका था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब उसके बाद इसके बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 2 कार्ड आप निकाल रहे हो और एक के बाद एक, मतलब एक कार्ड निकाला फिर दूसरा कार्ड निकाला, और एक चीज क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक कार्ड आपने निकाला फिर उसको वापस रख दिया उस डेक में, ठीक, फिर दूसरा कार्ड निकाला फिर दूसरे कार्ड को भी रख दिया। ओके, तो 2 कार्ड एक के बाद एक निकाला था विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। ठीक है ना, तो आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, लेकिन किसका, ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। ठीक है, तो यानी कि जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो पहली चीज तो ये समझनी है कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या दे रखा है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रखा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। ठीक है ना, और कैसे कार्ड ड्रॉन किए हैं, तो लास्ट में एंड में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। इसका मतलब कि जो 2 कार्ड ड्रॉ किए वो एसेस ड्रॉ किए हैं, ठीक, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, यहां पे x जो है मेरा, जो मेरा रैंडम वेरिएबल है वो लिख लेता हूं कि रैंडम वेरिएबल क्या दे रखा है, तो रैंडम वेरिएबल क्या है मेरा, नंबर ऑफ एसेस, करेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, अपने आप से सोचना होता है कि भाई 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल। जब 2 कार्ड ड्रॉ किया तो हो सकता है दोनों में से कोई भी एस ना हो, तब नंबर ऑफ एसेस क्या होंगे, 0, ठीक, या फिर हो सकता है कि 2 कार्ड ड्रॉ किया तो नंबर ऑफ एसेस 1 ही हो, और या फिर हो सकता है कि 2 एसेस अगर आपने ड्रॉ किए हैं, 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं तो दोनों के दोनों एसेस हो जाए, नंबर ऑफ एसेस 2 हो जाए।
तो x कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2। तो पहला काम क्या किया, जो x दे रखा था रैंडम वेरिएबल वो लिखा, फिर x की पॉसिबल वैल्यूज जो हो सकती थी इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग वो आपने देखा कि भाई जब 2 कार्ड ड्रॉ किए तो या तो एक भी एस नहीं होगा, या फिर एक एस होगा, या फिर दोनों के दोनों एस होंगे। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा मेरा, यहां पे तो मैं लिखूंगा x, ठीक। अब x क्या क्या हो सकता है, x या तो मेरा 0 हो सकता है, x या मेरा 1 हो सकता है, या फिर x मेरा 2 हो सकता है। तो यहीं पे मेरी टेबल खत्म हो जाएगी। और इस वाले टेबल अगले वाले कॉलम में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कैपिटल P ऑफ कैपिटल X। अब लेकिन आपको ये तो निकालना पड़ेगा ना कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा जब तो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है ना। या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, कि जब x 1 था तो प्रोबेबिलिटी क्या थी उस चीज की, ये आपको निकालना पड़ेगा। देन प्रोबेबिलिटी P ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू 2 निकालना पड़ेगा। ये तीनों चीजें अगर पता चल गई आपको तो आप इस टेबल में फिल कर दोगे और आपका बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। तो अब मेरा टास्क या मेन एम क्या है कि भाई P ऑफ x इज इक्वल टू 0, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 और P ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना, ठीक है। पहले उसको समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि अगर आपको निकालना है P ऑफ x इज इक्वल टू 0, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था, 2 कार्ड ड्रॉ किया है सक्सेसिवली एक के बाद एक, लेकिन x इज इक्वल टू 0, x क्या था, नंबर ऑफ एसेस, कि नंबर ऑफ एसेस 0 है, दोनों कार्ड निकाले, दोनों पे एस नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस एंड नॉन एस, कि पहला पत्ता भी नॉन एस निकला और दूसरा पत्ता भी नॉन एस निकला, ठीक है। तो पहला भी नॉन एस एंड दूसरा भी नॉन एस, तो पहला नॉन एस पत्ता, अगर एक पत्ता निकाला और वो नॉन एस है, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। तो नॉन एस पत्ते कितने होंगे, 48। तो पहला अगर नॉन एस है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 48/52, ठीक है। एंड जब लग जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दूसरे पत्ते की, दूसरा पत्ता भी नॉन एस निकले, और क्योंकि रिप्लेसमेंट कर दिया था तो जब पहला निकाला था तो दूसरा फिर से डाल दिया है, तो टोटल तो फिर से 52 ही होंगे, है ना। लेकिन नॉन एस की प्रोबेबिलिटी निकाले तो नॉन एस फिर से 48 होंगे। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, 48/52 इंटू 48/52, ठीक है ना, जो भी ये सॉल्व करके आएगा। ओके, तो ये कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, ये 13, ये जाएगा 12, ये 12, ये 13, तो ये आ गया 144/169। तो ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे 144/169। ओके, फिर क्या आपको निकालना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 पत्ते निकाले थे लेकिन x इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ एसेस जो निकले वो 1 ही है। तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला एस निकल गया हो एंड दूसरा नॉन एस निकल गया हो, यह हो सकता है, या फिर और प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला नॉन एस निकल गया हो एंड दूसरा एस निकल गया हो। करेक्ट भाई, 2 पत्ते निकाले तो या तो पहला एस निकला तो दूसरा नॉन एस निकला, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है, नंबर ऑफ एसेस 1 ही है। या फिर ये हो सकता है कि पहला ही नॉन एस निकल जाए, दूसरा एस निकले, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की कितनी होगी, 4/52 इंटू एंड, क्योंकि एंड दे रखा है, एंड मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कितना होता है, 48/52, ठीक है। और या तो ये या ये, अगर और आ जाता है तो फिर प्लस लगाते हो, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस, पहला पत्ता नॉन एस हो तो 48/52 इंटू में, क्योंकि एंड बोल दिया फिर यहां पे नॉन एस एंड, तो दूसरा क्या है, एस की हो जाएगी 4/52, ठीक है। तो ये जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 1, ये 13, ये आ जाएगा 12, ये 13,
ये 12, ये 13, ये 1 और ये 13। तो कितना आ गया ये आ गया 24/169। ठीक है, ये आ गया 24/169। करेक्ट। अब क्या हुआ, अब निकालना है P of x इज इक्वल टू 2। P of x इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि दोनों पत्ते निकालो, दोनों को दोनों एस होने चाहिए। और ये कब होगा, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला भी एस एंड दूसरा पत्ता भी एस का ही निकले। ठीक, तो ये कैसा होगा, पहला एस निकले तो 4/52 एंड तो मल्टीप्लीकेशन लगाया है, दूसरा भी एस निकले 4/52, तो ये हो गया 1/13, ये काट के हो गया 1/13, तो ये आ गया 1/169। करेक्ट, तो यहाँ पे आ गया ये 1/169। समझ में आ गया। तो ये हमने P of x इज इक्वल टू 0, P of x इज इक्वल टू 1, P of x इज इक्वल टू 2 की वैल्यूज। फिर फाइनली आप, तो सबसे पहले आप क्या करना, पहले ये वैल्यूज निकाल लेना और ये टेबल सबसे एंड में बनाना। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, अब लास्ट में क्या है कि दो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई जो भी PI है, PI मतलब कि x इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी, x इक्वल टू 1 होने की प्रोबेबिलिटी या 2 होने की प्रोबेबिलिटी, वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0 है। करेक्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी कि भाई इन सबका जो सम होगा, जितने भी रैंडम वेरिएबल होंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटीज होंगी, उनका जो सम होगा, जो ऐड करोगे, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, इट शुड बी 1। तो ये आपको करके दिखाना है क्वेश्चन में, अगर आप नहीं करके दिखाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको एंड में आपको ये करके दिखाना है फाइनली। तो जैसे ही आपने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लिया, उसके बाद आप लिखोगे, पहला ये लिख दोगे कि समेशन ऑफ PI इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू, अब कब से कहां तक है, मतलब ऐसे कर लो, इस तरीके से मत लिखो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। कितनी प्रोबेबिलिटीज आई हैं, तो आप लिखोगे P1 प्लस P2 प्लस P3, दिस प्लस दिस प्लस दिस, या फिर इसको और क्या लिख सकते थे, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल, जब ऐसे लिखूंगा तो कैपिटल P लिखूंगा, कैपिटल PX इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल PX इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल PX इज इक्वल टू 2। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इज इक्वल टू, ये दोनों सेम ही बात है, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 144/169 प्लस 24/169 प्लस 1/169, ये वही चीज है, वही चीज है ये। ठीक है ना, तो इसको या तो ऐसे या ऐसे लिख सकते हो आप। ये कितना आ गया, ये देखो कॉमन लिया 169, या गया 144 प्लस 24 प्लस 1, या गया 169/169, कैंसिल आउट होके ये आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब कि समेशन ऑफ PI जो है वो आपका 1 आ गया, है ना। तो ये प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, है ना। और क्या था, और आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, P ऑफ x इज इक्वल टू जो 1 है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और P ऑफ x इज इक्वल टू 2 है वो भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो भी बता दिया, ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0, और दूसरी प्रॉपर्टी की तीनों का जो सम होगा वो 1 आना चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको एंड में दिखाना होगा करके, तब यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये दोनों प्रॉपर्टीज को आपने प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो इस पे और एग्जांपल देख लेते हैं कि बाकी एग्जांपल्स में क्या कहना चाह रहे हैं वो। बेसिकली जो अभी बताया है, जो तरीका है वो यही रहेगा। हाँ, जो आपके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो आपके चेंज हो जाएंगे बेसिकली। तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एग्जांपल 25 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बताना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाना है आपको। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, किसका बनाना है, ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 throws of a pair of dice। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है कि 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अ पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस को फेंक रहे हैं, 2 डाइस को फेंक रहे हैं, और कितने बार फेंक रहे हैं, 2 डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं।
दो डाइस को 3 बार फेंक रहे हैं और उसमें क्या ये तो आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था और इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ डबलेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप इसका सोल्यूशन करोगे तो जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो नंबर ऑफ डबलेट्स जो है वो आपका रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। अच्छा, जब भी पेयर ऑफ डाइस को आप फेंकते हो तो डबलेट आना का मतलब क्या होता है, अगर मैं 2 बार फेंक रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम्स, पहले तो ये बताओ कि पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं जब भी पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हैं। तो क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 6 2 1 2 2 से लेके 2 6, ऐसे 3 1 3 2 से लेके 3 6, फिर ऐसे ही 6 1 6 2 से लेके 6 6। ये तो पॉसिबल आउटकम होते हैं अगर एक बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है, ठीक है। तो इसमें डबलेट्स क्या होते हैं, डबलेट्स होते हैं मतलब 1 1 2 2 3 3। तो आप लिखोगे डबलेट्स क्या होता है, डबलेट्स होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट्स तो ये होते हैं, लेकिन पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंका है, 3 बार फेंका है। अगर 3 बार पेयर ऑफ डाइस को फेंका है तो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो x क्या था, नंबर ऑफ डबलेट्स, और कितने बार फेंक रहे हैं, 3 बार। तो हो सकता है कि एक भी बार डबलेट ना आए, हो सकता है, हो सकता है कि एक ही बार डबलेट आए, हो सकता है कि 2 बार डबलेट आ जाए, और हो सकता है कि तीनों बार थ्रो किया और तीनों बार डबलेट आ गए, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जहां पे x जो भी था, यहां पे x 0 1 2 3 तक जाएगा, करेक्ट। अब क्या करना है, इसका टेबल बना लेना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो क्या होगा, x होगा 0 1 2 3, और यहां पे होगा कैपिटल P ऑफ x, और ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, यहां पे P ऑफ x इज इक्वल टू 0 चाहिए। P ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना होगा ये पता करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना है ये पता करना है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2 कितना है, और P ऑफ x इज इक्वल टू 3 कितना है वो पता करना है, ये सारी चीजें पता करनी है, ओके। अब मान लेते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ डबलेट एक बार भी नहीं आया, ठीक है ना, और पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंका। तो एक काम कर लेते हैं पहले कि नंबर ऑफ, ये निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग डबलेट when a pair of dice is thrown, कि जब एक पेयर ऑफ डाइस को सिर्फ एक बार थ्रो कर रहे हैं तो डबलेट आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो पॉसिबल कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ टोटल 36 आउटकम्स होते हैं जब एक पेयर ऑफ डाइस को एक बार फेंकते हैं। तो 6 बाय 36 क्या हुआ, डबलेट के आने की प्रोबेबिलिटी 6 बाय 36 या फिर 1 बाय 6, ठीक है। ऐसे ही डबलेट के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग अ डबलेट व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अगर पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया गया है तो डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 बाय 6 है डबलेट के, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1 बाय 6 यानी कि 5 बाय 6 है, ठीक है। ये दो इंफॉर्मेशन ध्यान रखो। ये आपको जब आपने ये लिखा था x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबलेट, x इज इक्वल टू दिस, तो ही यहां पे आपको अगले स्टेप में लिखना चाहिए था कि डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब पेयर ऑफ डाइस को एक बार उछाला गया है, और डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया है एक बार, ठीक है। अब P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई तीनों बार में से किसी बार भी आपका डबलेट नहीं आया। तो पहले बार भी डबलेट नहीं आया,
मतलब 5/6, दूसरे बार भी डबलेट नहीं आया और तीसरे बार भी डबलेट नहीं आया, यही होगा, यानी कि 125/216, करेक्ट। P ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब इसका मतलब क्या है कि एक बार डबलेट आया, अगर एक बार डबलेट आया तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहली बार डबलेट आ गया लेकिन दूसरे बार नहीं आया और तीसरे बार नहीं आया, या फिर फर्स्ट टाइम नहीं आया, दूसरे बार आ गया और तीसरे बार नहीं आया, है ना। डबलेट आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, नहीं आने की 5/6, तो पहली बार आ गया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, या फिर और फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकेंड टाइम आया लेकिन थर्ड टाइम नहीं आया, और फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकेंड टाइम नहीं आया लेकिन थर्ड टाइम आ गया, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 75/216, करेक्ट। अब क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 में मतलब दो बार डबलेट आ गए, दो बार डबलेट आ गए का मतलब क्या है, पहली बार आ गया, दूसरी बार आ गया, तीसरी बार नहीं आया, राइट। पहली बार आ गया, दूसरी बार नहीं आया और तीसरी बार आ गया, या फिर फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकेंड टाइम आ गया और थर्ड टाइम आ गया, यही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी होगी नहीं, तो ये आ गया 15/216, करेक्ट। और तीसरा आपको निकालना है P ऑफ x इज इक्वल टू 3, मतलब कि तीनों बार आ गए डबलेट, तो यानी कि पहली बार भी डबलेट आ गया, दूसरी बार भी डबलेट आ गया और तीसरी बार भी डबलेट आ गया, यानी कि 1/216, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 0 वाले में कितना लिखना है, x इज इक्वल टू 0 वाले में 125/216, x इज इक्वल टू 1 वाले में 75/216, x इज इक्वल टू 2 वाले में 15/216 और x इज इक्वल टू 3 वाले में 1/216, ठीक है। ये काम कर दिया, आप देख लो, इसको ऐड करके देखो क्या ये 1 आ रहा है, सबका एडिशन आगे आपको करके भी दिखाना, लेकिन यहाँ पे देख लो 125 और 75 कितने हो गए, 200 और 15 215 और 1 216, 216/216 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, है ना। तो ये आप चेक भी कर सकते हो कि आपने ये पूरा का पूरा प्रोसेस सही किया कि नहीं किया, अगर एंड में सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज 1 आ गया, इसका मतलब आपने सही किया है, ठीक है। तो उस पॉइंट को या उस स्टेप को जो लिखना है, एंड में आप ये चीज लिख दोगे, एंड में आप लिख दोगे कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 3, कितना आ रहा है 125/216 प्लस 75/216 प्लस 25/216 प्लस 1/216, it comes out to 216/216 which is 1, ठीक है। therefore summation of pi is equal to 1, i is equal to 1 से लेके, मतलब वैसे बोल दो, i is equal to 0 से लेके 3 तक बोल दो, ठीक है, ये आपका 1 आ गया है, ठीक। और ये चीज भी लिख सकते हो कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, वो ग्रेटर देन 0 है, P ऑफ x इज इक्वल टू 1 वो भी ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 2 वो भी ग्रेटर देन 0 एंड P ऑफ x इज इक्वल टू 3 ये भी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में लिख दिया, हेंस ये आपका सही है, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल है इसमें, जो कि आपके एग्जाम में वो कई बार आ गया है, प्री बोर्ड्स वगैरह में या फिर प्रीवियस ईयर जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें वो कई बार क्वेश्चन आया गया है, एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना, है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही, बट क्या चीज है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 26 है ये, ठीक है। क्या कह रहा है एग्जांपल वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया है उसने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है सॉर्ट ऑफ दे दिया है आपको, है ना, वो गिवन है क्वेश्चन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आप ध्यान से कीजिएगा और ये काफी बार आया हुआ एग्जाम में, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। कह रहा है x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सेलेक्टेड स्कूल डे, कि भाई किसी पर्टिकुलर स्कूल डे पे
आप कितने घंटे पढ़ते हो वो है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और क्या कह रहा है, P ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से ये दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 0.1 इफ x इज इक्वल टू 0, kx इफ x इज इक्वल टू 1 और 2, k इंटू में 5 माइनस x if x is equal to 3 और 4 and 0 otherwise, ठीक है। ये दे दिया और फिर क्वेश्चन पूछा है क्या, पहला पार्ट पूछा है कि भाई k क्या होगा, और फिर सेकेंड पार्ट में और क्वेश्चन पूछे जब वो देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको क्या दे रखा है, मैं इसका अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में बनाऊं तो क्या होगा, x 0 1 2 3 4 के आगे लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 5 6 7 कुछ भी लिखोगे उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 0 दे रखा है। और इसका p ऑफ x क्या दे रखा है, जब x p ऑफ x इज इक्वल टू x दे रखा है, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जब x 0 था तो प्रोबेबिलिटी क्या है, तब है 0.1, जब 1 था 1 या 2 पे कितना है, kx है ना, kx है, तो यानी अगर 1 पे निकालना है तो x की जगह 1 डाल दूंगा मैं, है ना। तो x अगर 1 है तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, k इंटू 1, 2 डालने पे क्या हो जाएगा, k इंटू 2, 3 और 4 के लिए क्या है, ये है ना। अगर आपने 3 डाला है तो कितना आएगा, k इंटू में 5 माइनस 3, और k कितना आ जाएगा, k इंटू में 5 माइनस 4, राइट। और अगर अदरवाइज यानी 5 6 7 कुछ भी है तो वहां पे 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले आप ये टेबल बना लोगे, ठीक है। अब आपको k की वैल्यू पूछी है और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस डैश 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 p ऑफ x इज इक्वल टू n, जो भी होगा वो 1 आएगा। या तो मैं इतना लंबा चौड़ा लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं, समेशन ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है ना। i इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे ये 1 लेते हैं, आप 0 से n भी ले सकते हो। i इज इक्वल टू 1 का मतलब है ये पहला जो नंबर आया, ठीक है ना, i इज इक्वल टू 1 का मतलब है पहला नंबर लेना, ठीक। या फिर i इज इक्वल टू 1 पे, i इज इक्वल टू 1 का ये मतलब नहीं है p ऑफ x इज इक्वल टू 1, नो, i इज इक्वल टू 1 मतलब i जो डिनोट कर रहा है टर्म को, कि फर्स्ट टर्म, है ना। तो i इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो दिस शुड बी 1, है ना भाई। समेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 1, तो इसका सम 1 आना चाहिए, इसका मतलब 0.1 प्लस ये आ गया k प्लस ये आ गया 2k प्लस ये कितना आ गया, ये भी 2k प्लस ये कितना आ गया, ये k आ गया, इट शुड बी 1, तो ये आ गया 2 into 4 6k 0.1 प्लस 6k इज इक्वल टू 1, ये इधर गया तो ये आ गया 0.9 इज इक्वल टू 6k, यहां से आ गया k इज इक्वल टू 0.9 बाय 6, इधर गया 0, ये आ गया 3 3 2, तो ये आ गया 3 बाय 20, या फिर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.15 आ जाएगा, ठीक है ना, वही आ जाएगा, राइट। और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, वो देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स, x क्या था, x तो नंबर ऑफ आवर्स ही था, तो एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब क्या है कि x एटलीस्ट 2, कम से कम 2 तो होंगे ही, या 2 से ज्यादा, तो एटलीस्ट का मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आपसे पूछा गया है। जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब कि या तो आपने 2 घंटा पढ़ा हो, या आपने 3 घंटा पढ़ा, या फिर आपने 4 घंटा पढ़ा, या फिर इसके अलावा
P ऑफ x इज इक्वल टू 5 तक ले लो, कुछ भी आगे जाएगा, 5 लेने की फायदा है ही नहीं क्योंकि P ऑफ x इज इक्वल टू 5 या 6 जो भी है वो 0 है। ठीक, तो यानी कि इसमें 3 ही टर्म आएंगे। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2 के, x इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2 के, और x इज इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी थी k, यानी कि आ गया 5 के, और k की वैल्यू भी हमने निकाली थी 5 इंटू में 0.15, तो कितना आ गया 0.75 P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर आपसे जैसे पूछा है, और अगला क्या पूछा है एग्जैक्टली 2 आवर्स, इसका मतलब है P ऑफ x इज इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 आवर्स, और एग्जैक्टली 2 आवर्स पे कितना था 2 के, यानी कि 2 इंटू में 0.15 यानी कि 0.30। ठीक, और अगला क्या पूछा है एट मोस्ट 2 आवर्स, एट मोस्ट मतलब कि x इज लेस देन इक्वल टू 2 की भाई मैक्सिमम 2 घंटे पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा P ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब 0 पे कितना आ रहा था 0.1 प्लस x इज इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है k प्लस 2 पे कितना आ रहा था 2k, यानी आ गया 0.1 प्लस 3k, 0.1 प्लस 3 इंटू में k कितना है 0.15, तो ये हो गया 0.1 प्लस 0.45, ये आ गया 0.55। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आई होप कि हम लोगों ने अब जो है सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर डिस्कस कर दो, तो हमने जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्टार्टिंग फ्रॉम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम टू द रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड थ्योरम, हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे एग्जाम्पल हमने करवा दिए हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है प्रवाह, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, जितना ज़्यादा